वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि सीए फाउंडेशन की अगर बात करें बच्चे, तो मैंने ऑलरेडी सारे ही चैप्टर मैंने करा चुका हूं। सीए फाउंडेशन का कंप्लीट मैंने करा चुका हूं। एक एक ही चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसको आज कराने वाला हूं। अगर मैं बात करूं तो सारे ही लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है और जिन बच्चों का एग्जाम मई 2025 का है, उन सभी बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाकर के जरूर देखिए। वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं और जितना हो सकता है आप शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक गिवन है। आप लिंक की अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है बच्चे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। एक बार समझेंगे क्या क्या कंटेंट आखिर हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे क्लास के अंदर। तो आइए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। बिजनेस लॉ की बात करें बच्चे, यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 रहेगा, जहां पर मैं इंडियन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट में इसे कवर करेंगे। आइए बच्चे हम लोग एक बार समझते हैं क्या क्या चीज हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक बार उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होता है, प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है बच्चे, इसके फीचर्स क्या होता है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अकाउंट्स के अंदर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद चेक क्या होता है, चेक का मीनिंग क्या होता है, चेक के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया गया है लॉ के अंदर। इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके बारीकी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन एंड प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटमेंट क्या होता है उसके बारे में। डिसऑनर एंड कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका चेक डिसऑनर होगा तो क्या होगा, उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया गया है लॉ के अंदर, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चे एक एक करके हम लोग सभी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन की बात करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज फ्रीली transferable from one person to another by mere delivery or endorsement and delivery। बच्चे हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहां पर सिंपल वर्ड में ये बताया गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे फ्रीली ट्रांसफरेबल किया जा सकता है एक पार्टी से अनदर पार्टीज में, या इसको एंडोर्समेंट किया जा सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है बच्ची। हम उसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? चलिए और इजी वे में हम इसको समझाते हैं और समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो आइए सिंपल एक्सप्लेनेशन वे में, दीज आर रिटेन डॉक्यूमेंट्स। बच्चे सारे के सारे लिखित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, जहां पर लाइक जैसे हम चेक की बात करें और प्रोमिसरी नोट्स हो गया, उसको हम यूज करते हैं ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी यहां पर चेक हो गया, जब बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको चेक इशू किया जाता है, वो चेक हो गया, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्रोमिसरी नोट्स हो गए। इन सभी को यूज किया जाता है ताकि हम मनी को ट्रांसफर करें एक पर्सन से अनदर पर्सन तक, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, इफ ए गिव्स अ साइंड चेक टू बी, ए ने एक चेक था उसके पास पड़ा हुआ, उसको साइन करके बी को हैंड ओवर करा, बी कैन यूज और ट्रांसफर दैट चेक टू शी इजली। बिल्कुल सही बात है। बी उस चेक को या तो खुद जाकर के अमाउंट निकालेगा, विड्रॉ करेगा, या तो क्या करेगा, इसको एंडोर्स करेगा। एंडोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रांसफर करना होता है, कि किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर ये भी कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसी बात को बताया गया है लॉ के अंदर बच्चे। आईसीआई की डेफिनेशन की बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है बच्चे जहां पर फ्रीली, जहां पर कोई कंडीशन की बात नहीं करी जाती, एकदम फ्रीली ट्रांसफर करी जाती है एक व्यक्ति से अनदर व्यक्ति में, या डिलीवर किया जाता है या इसे एंडोर्समेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बच्चे कितने प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13 में डिफाइन करा गया है टाइप्स, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम कहां पर पढ़ेंगे, हम यहां पर पढ़ेंगे सेक्शन 13 में। चलिए सबसे पहले हम प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे, आखिर होता क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और उसके बाद चेक क्या होता है। और ये तीनों की तीनों ही पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात करते हैं। तो इन सभी इसके अंदर हमें प्रोमिसरी नोट जानना जरूरी होता क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, और उसके बाद चेक क्या होता है बच्चे। तो चलिए एक एक करके प्यारे बच्चे हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आइए तो एक बार देखेंगे इसको। प्रोमिसरी नोट क्या होता है बच्चे, प्रोमिसरी नोट उसके बारे में समझते हैं। द रिटेन प्रॉमिस,
अ रिटेन प्रॉमिस टू पे मनी। बच्चे यहां पर एक रिटेन प्रॉमिस किया जाता है, लिखित में कहा जाता है कि मैं आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि आपको मनी पे करूंगा, या रिटेन प्रॉमिस यहां पर वादा की जाती है टू पे मनी। समझ में आ गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, एन ऑर्डर टू पे। बच्चे यहां पर प्रोमिसरी नोट में एक रिटन प्रॉमिस करी जाती है कि हम मनी पे करेंगे, बट यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर दिया जाता है टू पे मनी टू थर्ड पार्टी। तो यहां पर एक ऑर्डर दिया जाता है। और चेक की बात करें, कॉमन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो वहां पर आपको एक चेकबुक इश्यू करी जाती है, तो एक कॉमन चीज है बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए हम लोग समझते हैं एज पर आईसीआई डेफिनेशन। चलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एज आईसीआई मॉड्यूल की बात करें बच्चे, वहां पर क्या दिया गया है, जैसे प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया एंड चेक। समझ में आ गया बच्चे। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोमिसरी नोट एक रिटन प्रॉमिस होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर दिया जाता है कि मनी पे करो थर्ड पार्टी को, और चेक जो है कॉमन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। समझ में आ गया। चलिए सिंपल तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे। दीज थ्री आर मेन टाइप्स यूज इन द ट्रेड। इन तीनों के तीनों चीजों को, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों चीजों को यूज करी जाती है कहां पर, जब आप ट्रेड करते हो, बैंकिंग फॉर ट्रांसफरिंग मनी सिक्योरली। जब आप क्या करते हो बच्चे, यहां पर मनी ट्रांसफर करते हो, वहां पर आप चेक का यूज करते हो, प्रोमिसरी नोट का यूज करते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हो। तो जब आप ट्रेड करते हो तो इन चीजों, ट्रेड एंड बैंकिंग सेक्टर में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए, प्रोमिसरी नोट्स आर प्रोमिसरी नोट्स फॉर लोन प्रोमिसेस। प्रोमिसरी नोट्स जो होते हैं बच्चे लोन प्रोमिसेस के लिए होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है इन बिजनेस डील्स, एंड चेक जो होता है डे टू डे पेमेंट्स। तो ध्यान रखेंगे, इन तीनों चीज को समझेंगे बच्चे। आइए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखिए प्रोमिसरी नोट का यूज कब किया जाता है, लोन प्रोमिसेस के लिए। समझिएगा, नंबर 1 पे मैं बता रहा हूं, प्रोमिसरी नोट का यूज कब करते हो आप, लोन प्रोमिसेस के लिए। प्रोमिसरी नोट का यूज करते हो लोन प्रोमिसेस के लिए। इस तरह से अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो सेकंड जो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें बच्चे यहां पर, तो बिजनेस डील के लिए इसका यूज करी जाती है। और उसके बाद अगर बात करें थर्ड की बात करें बच्चे यहां पर, समझिएगा, तो यहां पर जो है आपका चेक का यूज किया जाता है डे टू डे पेमेंट्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से हमने चीजों को समझा। तो प्रोमिसरी नोट का यूज किया जाता है लोन के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज किया जाता है बिजनेस की डीलिंग के लिए, और यहां पर चेक का यूज करके हम डे टू डे पेमेंट्स हम कर सकते हैं कस्टमर को। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को समझने के लिए उसका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, उसकी मदद से हम और कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ पाते हैं बच्चे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या फीचर्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बच्चे। तो सबसे पहले क्या होता है, रिटेन होता है, बिल्कुल सही बात है। साइंड होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नो डिफेक्ट्स इन टाइटल, बिल्कुल सही बात है। अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर ये सारी चीजें हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा, तो ये चीज बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी रिटेन फॉर्म। बच्चे कैसा होना चाहिए, रिटेन फॉर्म में होना चाहिए। इट मस्ट बियर द सिग्नेचर ऑफ द मेकर। बच्चे जो यहां पर मेकर है, जो यहां पर प्रॉमिस कर रहा है, उसकी साइन होना चाहिए। जो चेक काट रहा है उसका साइन होना चाहिए। फ्रीली ट्रांसफरेबल, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बच्चे यहां पर कोई कंडीशन नहीं होना पड़ेगा, यहां पर फ्री तरीके, स्वतंत्र तरीके से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल। बच्चे यहां पर जो होल्डर है, होल्डर का मतलब जिसके पास बिल है, जिसके पास चेक है, उसके पास जो है नो डिफेक्ट इन टाइटल, टाइटल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही परफेक्ट होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। प्रॉमिस और ऑर्डर यहां पर अनकंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि कंडीशनल नहीं चलेगा। तो कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ध्यान रखेंगे इन बात का। दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट क्लियरली रिटेन साइंड एंड कैन बी लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे X writes a signed notes to Y and Y can give it to Z and Z will have the same right to get money। बिल्कुल सही बात है, Z के पास सेम वो अधिकार है, उस अधिकार से उसको वंचित आप नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बच्चे, आइए समझिएगा। हम लोग बात करते हैं प्रोमिसरी नोट का मीनिंग क्या होता है। आइए इसके लॉ के अंदर क्या डिफाइन करा गया है, उसको हम लोग अगर बात करें तो सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन करा गया है बच्चे। तो आइए हम लोग समझते हैं। आईसीआई, एज पर आईसीआई मॉड्यूल की हम बात करें, अ प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन प्रॉमिस और मेड बाय वन पर्सन टू
वन पर्सन टू पे अ डेफिनिट सम टू अनदर पर्सन। बच्चे प्रोमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉमिस होता है जो एक व्यक्ति के द्वारा अनदर व्यक्ति के लिए बनाया जाता है एक डेफिनिट सम टू अनदर पर्सन के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। सिंपल तरीके से समझे, इट इज अ पर्सनल प्रॉमिस होता है इन राइटिंग वेयर वन पर्सन कमिट्स टू पे अनदर फिक्स अमाउंट। तो बच्चे यहाँ पर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे होते, कमिट कर रहे होते कि मैं एक फिक्स अमाउंट तुम्हें पे करूंगा। एग्जाम्पल की बात करें, ए प्रोमिसेस टू पे राहुल 5000 ऑन 1st of May 2025। बच्चे यहां पर समझिए, आई प्रोमिस टू पे, यहां पर समझिएगा कॉन्सेप्ट को, यहां पर प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे राहुल ऑन 1st of May 2025। बच्चे ये क्या कहलाते हैं, प्रोमिसरी नोट कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। यहां पर एक सम की बात करी जाती है जैसे 5000, तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोमिसरी नोट बोलेंगे। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट या प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन प्रॉमिस मेड बाय वन पर्सन टू पे अ सम या अ डेफिनिट सम टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। चलो आगे बात करेंगे बच्चे, पार्टीज ऑफ टू प्रोमिसरी, कितने पार्टीज होने चाहिए प्रोमिसरी नोट के लिए। प्रोमिसरी नोट के लिए कितने पार्टीज होना चाहिए, तो आइए, एक मेकर होना चाहिए और एक पेई होना चाहिए। आइए आईसीआई का डेफिनेशन क्या कहता है, मेकर कौन होता है, पेई कौन होता है, इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं बच्ची। आइए क्लियर तरीके से हम लोग समझेंगे। तो एक कौन है, मेकर। तो मेकर का मतलब क्या होता है, द वन हु प्रॉमिस टू पे। यहां पर जो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पे करूंगा वो मेकर है। और यहां पर पे, आईसीआई की बात करें, द वन टू हुम मनी इज टू बी पेड, जिसको पे किया जाएगा वो पेई कहलाएगा। जो चेक काट रहा है, जो बना रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, वो मेकर कहलाएगा। अब मेकर इज अ पर्सन हु क्रिएट द प्रोमिसरी नोट। बच्चे ध्यान रखेंगे इस लाइन का। A maker is a person who create promissory note and commits to paying a specified amount is called maker। उसके बाद बात करें, a payee is the recipient of the promised payment as specified in the note। चलिए इजी तरीके से हम चीजों को समझते हैं। ओनली टू पीपल आर इन्वॉल्व। बच्चे दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, वन हु मेक्स द प्रॉमिस एंड हु रिसीव द पेमेंट। बिल्कुल सही बात है। जैसे ए बोरो मनी फ्रॉम बी एंड गिव अ नोट सेइंग ही विल रीपे 10,000। ए इज द मेकर एंड बी इज द पे। तो बच्चे यहां पर ए जो है मेकर है और बी जो यहां पर पे है। चलो उसके बाद अगर बात करें इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए प्रोमिसरी नोट के लिए, उसके बारे में हम लोग समझेंगे बच्चे। नंबर 1, राइटिंग में होना चाहिए, यानी मस्ट बी रिटन फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए, मस्ट कंटेन एन एक्सप्लिसिट प्रॉमिस टू पे होना चाहिए बच्चे। डेफिनिट अमाउंट होना चाहिए, मस्ट स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट सम टू बी पेड। मनी ओनली होना चाहिए, पेमेंट मस्ट बी इन अ मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। स्टैम्प की बात करें बच्चे यहां पर तो मस्ट बी एप्रोप्रिएट रेवेन्यू स्टैम्प होना जरूरी है बच्चे। तो आइए हम लोग बात करते हैं एज पर आईसीआई डेफिनेशन, राइटिंग में होना चाहिए, क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए, डेफिनिट अमाउंट होना चाहिए, मनी ओनली होना चाहिए और स्टैम्प होना चाहिए। द नोट मस्ट बी रिटेन, मेंशन क्लियर, प्रॉमिस टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। जैसे यहां पर ए वैलिड नोट शेस आई प्रॉमिस टू पे ₹2000 टू राम एंड इंक्लूड्स अ रेवेन्यू स्टैम्प। यहां पर रेवेन्यू स्टैम्प अगर होगा और सिग्नेचर होगा तो ये वैलिड माना जाएगा, यानी ये सही माना जाएगा, लीगली तरीके से इसको आप एनफोर्स कर सकते हो। चलिए वैलिड एंड इनवैलिड प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंस को समझते हैं कि आपका प्रोमिसरी नोट कब वैलिड माना जाएगा और आपका प्रोमिसरी नोट कब इनवैलिड माना जाएगा, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो आइए स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद स्टेटस के बारे में बात करेंगे और रीजन क्या होता है। आइए जैसे यहां पर IOU ₹1000, तो यहां पर समझिए I promise to pay B ₹1000। तो यहां पर समझिए रीजन, नॉट वैलिड, जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट। बट यहां पर क्या है, क्लियर प्रॉमिस है, वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉमिस जो किया रहा कर जा रहा है, या यहां मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो प्रॉमिस किया जा रहा है यानी बी को किया जा रहा है,
एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, तो आपकी इस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉमिस क्लियर है तो ये वैलिड माना जाएगा। देखिए यहां पर आई ओ यू ऑफ ₹1000 नॉट वैलिड, जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट, बट आई promise to pay B ₹1000, a valid and clear promise. Only a statement with a clear promise to pay, only a statement with a clear promise to pay are a valid promissory note. तो बच्चे यहां पर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट वैलिड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रॉमिस यानी शेइंग I owe you 1000 is not a valid unless includes a definite promise, यानी I will pay 1000, ये होना जरूरी है। यहां पर क्या बता रखा है, I owe you ₹1000, इट इज नॉट अ वैलिड। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, एक समय के लिए होना चाहिए, सम कुछ अमाउंट होना चाहिए, तब ये वैलिड माना जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए बच्चे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझते हैं, एक बार इसको समझेंगे। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कितने पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 में डिफाइन करा गया है क्या मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने बताया था कि रिटन ऑर्डर होता है जहां पर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग में होते हैं। यहां पर 3 पार्टीज का इंस्ट्रूमेंट होती है बच्चे, यहां पर ड्रॉर होते हैं जो बिल को लिखते हैं, वो ड्रॉर कहलाते हैं, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करते हैं, और पेज जिसके पास ये बिल होती है। उसके बाद ट्रेड फोकस की बात करें बच्चे, कॉमनली यूज इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है बच्चे। उसके बाद एज पर आईसीआई मॉड्यूल की अगर बात करें बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन इज एन ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू पे मनी टू थर्ड पर्सन। हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। मैंने बताया कि 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होती है, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। चलो उसके बाद इट इज अ रिटन ऑर्डर टू ऑर्डर यूज मोस्टली इन अ ट्रेड वेयर वन पर्सन आस्क्ड टू अनदर टू पे अ थर्ड पार्टीज। जैसे ए सोल्ड गुड्स टू बी एंड ऑर्डर टू बी ऑर्डर्ड बी टू पे सी 10,000, इट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चे हम इसको क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। ए सेल गुड्स टू बी, ए ने बी को सामान बेचा एंड ऑर्डर दिया बी को टू पे सी 10,000, तो यहां पर सी कौन है, थर्ड पार्टी है। तो बच्चे दिस इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कॉन्सेप्ट आया समझ में। तो यहां पर रिटेन ऑर्डर होना चाहिए, 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होना चाहिए, और ट्रेड फोकस का कॉमनली होना चाहिए, तब जाकर के आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड माना जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे। चलिए कितने पार्टीज होते हैं इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, मैंने आपको बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर कितने पार्टीज होते हैं, द ड्रॉर होते हैं, और ड्रॉई होते हैं, और पेई होते हैं। चलिए हम लोग समझेंगे ड्रॉर कौन होते हैं, मैक्स द ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। जो ड्रॉ कर रहा है, जो बिल लिख रहा है, वो ड्रॉर है, यानी पेज द अमाउंट। ड्रॉई कौन होते हैं, पेज द अमाउंट, और पेई कौन होते हैं, गेट्स द मनी, बिल्कुल सही बात है। एज पर आईसीआई मॉड्यूल की अगर बात करें बच्चे, ड्रॉर मेक्स एन ऑर्डर, ड्रॉई पेज द अमाउंट, पेई और ड्रॉई पेई कौन है, गेट्स द मनी, यानी 3 पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होता है, वन पर्सन हु इश्यू द ऑर्डर, अनदर द वन हु पेज एंड वन हु रिसीव द मनी। जो पैसे रिसीव करेंगे वो पेई कहलाएंगे। समझ में आ गया। और यहां पर क्या बताया गया, जो इश्यू करेंगे वो ऑर्डर देंगे वो कौन कहलाते हैं, ड्रॉर, और वन द हु पेज, जो पे कर रहा है बच्चे यहां पर कौन है, ये कौन, ड्रॉई कहलाते हैं। तो यहां पर ए ड्रॉर है, ऑर्डर टू बी ड्रॉई है, टू पे 15,000 टू सी। ए ने बी को कहा, ए ने ऑर्डर दिया बी को, यानी ऑर्डर दिया ए, ड्रॉ एक बिल लिखा है, ड्रॉ करा है, तो ए यहां पर ड्रॉर है, बी यहां पर एक्सेप्टेंस दिया, ड्रॉई है, और इसने कहा कि सी को पे करो, पे 15,000, तो सी को पैसे मिलेंगे, यानी पेई ये कहलाएंगे। तो पेई वो पर्सन होते हैं जिनको पैसा मिलती है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्ची। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे प्रोमिसरी नोट में क्या होता है। नेचर की बात करें, प्रॉमिस होता है बच्चे, यहां पर नेचर की बात करें, ऑर्डर होती है। यहां पर प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहां पर 3 पार्टीज होते हैं बच्चे, और उसके बाद एक्सेप्टेंस, यानी प्रोमिसरी नोट है तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल की बात करें, आई विल पे यू ₹1000 इज अ डायरेक्ट, यहां पर क्या है एग्जांपल, यू मस्ट पे हिम 1000 इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अ प्रोमिसरी नोट इज एन पर्सनल प्रॉमिस टू पे इन्वॉल्विंग 2 पीपल यहां पर होते हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने होते हैं, इज एन ऑर्डर टू पे someone else involving 3 parties। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। डिटेल्स के लिए हमारे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हो, या प्रीवियस बैक करके आप देख सकते हो।
तो ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिन्हें डिटेल्स में देखना आप बैक करके उसको देख सकते हो। चलो हम लोग बात करेंगे बच्चे चेक का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म चेक? बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर बच्चे। चलिए हम लोग बात करें मीनिंग एंड लीगल एस्पेक्ट क्या है बच्चे चेक के रिगार्डिंग। अ चेक इज अ bills of exchange are drawn on a specific bank and payable on demand। ये तब पे करी जाएंगी, ऑन डिमांड पे करी जाएगी बच्ची। अ चेक इज अ रिटन ऑर्डर दैट इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे सर्टेन अमाउंट टू द पर्सन नेम्ड ऑन इट। जिनका ये बैंक को ये ऑर्डर देता है कि जिनको हम नाम लिख करके देंगे उन्हें आपको पेमेंट करना है। यानी इफ मिस्टर ए राइट्स अ चेक to Mr. B on 5,000, the bank must pay B the amount of immediately when presented। बिल्कुल सही बात है। ए ने मिस्टर ए ने चेक काटा, ड्रॉ करा और लिख करके किसके लिए दिया? बी को दिया 5,000 पे करने के लिए, तो बैंक को ये पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड चेक। समझ में आ गया? तो चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंक एंड पेबल ऑन डिमांड। इस बात का ध्यान रखेंगे। दिस इज कॉल्ड चेक। समझ आ रही है बच्चे? क्लियर? आप समझ पा रहे हो? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करें कितने पार्टीज होते हैं बच्चे चेक के अंदर। पार्टीज टू चेक ड्रॉर होते हैं, ड्रॉई होते हैं, पेई होते हैं। तो आइए यहां पर बात करें बच्चे। यहां पर पर्सन हु राइट्स एंड साइन द चेक वो ड्रॉर है। द बैंक दैट इज डायरेक्टेड टू पे यहां पर ड्रॉई है। और द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट, तो बच्चे ध्यान रखेंगे ड्रॉर वो पर्सन होता है। जैसे मान लीजिए इस कहानी के अंदर मैं अगर बात करूं, मैंने एक चेक काट करके किसी को दिया। मान लीजिए मैंने एक चेक काटा और मिस्टर एक्स को मैंने दिया है। तो मिस्टर एक्स कौन है बच्चे? यहां पर समझिए, मिस्टर एक्स ने यहां पर मैंने एक चेक काटा और मिस्टर एक्स को मैंने दिया। तो मिस्टर एक्स को पेमेंट किसको मिलेगा? मिस्टर एक्स को। तो पे ये हो गई इस कंडीशन में। और यहां पर बैंक कौन है बच्चे? द बैंक दैट इज डायरेक्टेड टू पे। बैंक क्या करेंगे? पे करेंगे किसको? मिस्टर एक्स को, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमने दिया है। तो ये यहां पर तीन पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ड्रॉर वो होता है जैसे मैंने चेक काटा, तो यहां पर मैंने एक चेक काट करके दिया किसी पर्सन को, तो मैं यहां पर कौन हूं? ड्रॉर हूं। बैंक बीच में कौन है? ड्रॉई है। और पैसा किसे मिलेंगे? जो पार्टीज को मिलेंगे वो कौन कहलाते हैं बच्चे? यहां पर पेई कहलाते हैं। अ चेक इन्वॉल्व थ्री पार्टीज, वन हु राइट्स इट, वन हु पेज एंड वन हु रिसीव द मनी। बिल्कुल सही बात है। इन अ चेक इश्यूड बाय रमेश टू सुरेश, रमेश इज अ ड्रॉर, हिज बैंक इज अ ड्रॉई एंड सुरेश इज अ पेई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुरेश को पैसा मिलेगा। समझ में आ गया बच्चे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे टाइप्स, यानी बियरर वर्सेस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए हम लोग बात करते हैं बियरर चेक क्या होता है बच्चे और ऑर्डर चेक क्या होता है। पेबल टू हुएवर होल्ड्स द चेक ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। ऑर्डर चेक पेबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट ओनली डायरेक्टली एंड डायरेक्ट डिलीवरी। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी यानी पेबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन, यहां पर इसको पे तभी किया जाएगा स्पेसिफिक पर्सन को। ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी यानी बियरर चेक कैन एंडोर्स एनकैस्ट, बियरर चेक कैन एनकैस्ट बाय एनीवन होल्डिंग देम। देखो बियरर चेक हर व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास ये होगा, वाइल ऑर्डर चेक नीड टू सिग्नेचर ऑफ द पे टू ट्रांसफर। तो यहां पर होना चाहिए अ चेक दैट सेज P रमेश और बियरर इज अ बियरर चेक, रमेश P रमेश और ऑर्डर इज एन ऑर्डर चेक। हम बच्चे इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर चेक बोलेंगे। समझिएगा, अ चेक दैट सेज, एक चेक है जहां पर क्या बताया जा रहा है? पे रमेश और बियरर, या तो रमेश को दिया जाएगा या बियरर को। ये क्या कहलाएंगे बच्चे? बियरर चेक किया जाएगा। बट P रमेश और ऑर्डर, यहां पर रमेश को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है? ऑर्डर चेक है। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? तो ये कुछ इसके बीच में डिफरेंस था। चलो हम लोग आगे बात करते हैं इनलैंड वर्सेस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इनलैंड वर्सेस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चे? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की बात करें बच्चे। मेड एंड पेबल इन इंडिया, मेड एंड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अप अपॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ड्रॉन कब होगा बच्चे? इन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की बात करें, मेड और पेबल आउटसाइड इंडिया। बच्चे ये कहां पर होगा? इंस्ट्रूमेंट फॉरेन वाला कहां पर होगा? आउटसाइड इंडिया।
और ये कहां पर होगा, इनलैंड का मतलब इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, मेड एंड पेबल इन इंडिया। द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एंड वेयर इट इज पेबल। ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट कहां पर क्रिएट करा गया है और कहां पर इसको पे करना है। जैसे अ चेक मेड इन दिल्ली, एक चेक कहां का है, दिल्ली का है, एंड पेबल इन मुंबई, इन इनलैंड चेक, बट ए वन मेड इन लंदन एंड पेबल इन इंडिया इज एन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बच्चे ध्यान रखेंगे, एक चेक है जो बनाया गया है कहां पर, दिल्ली में, पेबल कहां पर हो रहा है, मुंबई में, तो ये कौन है, इनलैंड है, इनलैंड चेक है। बट एक चेक है यहां पर बनाया कहां पर गया है, लंदन में, और पेबल कहां पर हो रहा है बच्चे, इंडिया में। दिस इज कॉल्ड यहां पर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मेड और पेबल आउटसाइड इंडिया, यानी यहां पर लंदन में बनाया गया है। चलो उसके बाद बात करें बच्चे, इन कोर्ट एंड एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इन कोर्ट की अगर बात करें बच्चे, एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट दैट शाइंड एंड स्टैम्प्ड, ये एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जिसको साइन किया जाता है और स्टैम्प किया जाता है। उसके बाद बात करें एम्बिजियस की बात करें बच्चे, इट इज नॉट क्लियर वेदर इट इज प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट इज नॉट क्लियर वेदर इट इज प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या है, एम्बिजियस है। ए साइंड बट इनकम्प्लीट चेक कैन स्टिल बी यूज लीगली। एम्बिग्यूटी में कॉज कंफ्यूजन एंड आइडेंटिफाइंग द इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। साइनिंग अ बैंक चेक एंड गिविंग टू समवन मेक्स इट अ इन कोर्ट दे कैन वी फिल इन द अमाउंट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, दे कैन फिल द अमाउंट, उसमें फिल किया जा सकता है अमाउंट को। चलिए मोड्स ऑफ नेगोशिएशंस की बात करें, नेगोशिएशन क्या होता है, तो यहां पर क्या क्या मोड्स होता है नेगोशिएशंस के लिए, तो बियरड इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रांसफरेबल बाय सिंपल डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, तो यहां पर ओनरशिप ऑफ बियरड चेक इज पास्ड जस्ट बाय हैंडिंग देम ओवर। ऑर्डर चेक नीड्स टू ओनर्स सिग्नेचर, बिल्कुल सही बात है, वहां पर जरूरत होता है ओनर्स के सिग्नेचर। तो यहां पर हैंडिंग ओवर अ बियरर चेक टू फ्रेंड्स मींस कैन बी एनकैश्ड इट, यानी अगर आप हैंडिंग ओवर करोगे बियर चेक को किसी फ्रेंड्स को, इसका मतलब एनकैश्ड किया जाता है इसे। फॉर एन ऑर्डर चेक यू मस्ट साइन ऑन द बैक बिफोर इट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे, तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। बच्चे एक होता है डिसऑनर और एक होता ऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, यहां पर अपमान किया जाता है, यानी आपको एक चेक काट करके दिया गया बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ। जब आपका चेक क्लियर नहीं होता है यानी आपका चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो चुका है, बाउंस हो चुका है। तो कब होता है, जब यहां पे इसके समझते हैं क्या मतलब होता है। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या होता है, सेक्शन 138 में डिफाइन करा गया है। लीगल ऑफेंस माना जाता है, क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द लॉ, बिल्कुल सही बात है। इम्प्राइजमेंट होता है अप टू 2 years, बिल्कुल सही बात है। फाइन भी लग सकता है, फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। व्हेन अ चेक इज रिटर्न अनपेड ड्यू, बच्चे when a check is returned unpaid due to insufficient fund, जब आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसे कम है, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा है 10,000 रुपए का, ठीक है, आपने चेक काट करके दे दिया किसी को 15,000 रुपए का, यानी जितना पैसा आपके अकाउंट में उससे ज्यादा का आपने चेक कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया, आपका चेक बाउंस हो चुका है, तो चेक तो क्लियर हुआ नहीं है। तो इट इज अ लीगल ऑफेंस पनिशेबल बाय इम्प्राइजमेंट अप टू 2 years और फाइन। यहां पर आपको क्या चार्ज देना पड़ सकता है बच्चे। इफ अ चेक इज बाउंस ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द इंडियन लॉ, बिल्कुल सही बात है। मिस्टर ए issue a check to Mr. B but does not have enough balance, he can be taken to court, बिल्कुल सही बात है, वो लीगल एक्शन ले सकता है अगेंस्ट में। चलिए कंडीशन फॉर ऑफेंस, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए यहाँ पर, सेक्शन 138 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। तो प्रेजेंटेशन, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द 3 month, यानी चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 3 month। लीगल नोटिस शुड बी सेंट विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर, यहां पर लीगल नोटिस आपको देना पड़ेगा, शुड बी सेंट विद इन द 30 days ऑफ द डिसऑनर। डिसऑनर से 30 days तक का इसका टाइम होता है। पेमेंट पीरियड की बात करें, पेमेंट शुड नॉट बी मेड विद इन द 15 days आफ्टर नोटिस, यानी 15 दिन का नोटिस देने के बाद भी अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती है या इस कंडीशन में आप कर सकते हो, यानी पेमेंट शुड नॉट बी मेड विद इन द 15 days आफ्टर नोटिस। दीज स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड विद इन द टाइम
फ्रेम एंड लीगल एक्शन कैन बी चेक फॉर चेक डिसऑनर, बिल्कुल सही बात है। इफ ऑफ चेक बाउंसेस ऑफ 1 जैन, यहां पर 1 जनवरी को क्या हुआ है बच्चे, चेक बाउंस हो गया है। नोटिस मस्ट सेंट टू 31 जनवरी, यहां पर क्या होता है बच्चे 31, नोटिस कब आपको देना पड़ेगा बच्चे 31 जनवरी को, समझिए। एंड ड्रॉअर मस्ट पे विद द 15th ऑफ फेब, तो यहां पर 15 फरवरी तक उसको पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कंडीशन यही बताया गया है, समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा। यहां पर चेक कब बाउंस हुआ है 1 जनवरी को, तो यहां पर सबसे पहले चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द 3 मंथ, लीगल नोटिस सेंट भी विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर। तो ये 1 जनवरी को बाउंस हुआ है, तो आप कब करेंगे बच्चे इसको, 31 जनवरी तक आपको करना होगा। और उसके बाद ड्रॉअर मस्ट पे, और आपको क्या होना चाहिए बच्चे, पेमेंट शुड नॉट बी विद इन द 15 डेज, नोटिस देने के 15 दिन के अंदर आपको पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें बच्चे, यहां पर क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड, और उसके बाद प्लेस वेयर इट प्रेजेंटेड, वेयर द इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी प्रेजेंटेड होना चाहिए। पर्सन टू होम इट इज प्रेजेंटेड की बात करें, हु शुड रिसीव द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बात करें प्रेजेंटिंग ऑफ चेक और इंस्ट्रूमेंट, दैट द राइट टाइम राइट प्लेस करेक्ट पर्सन लीगली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है। जब आप चेक प्रेजेंट करते हो तो सही व्यक्ति को चुनना जरूरी होता है, राइट पर्सन को चुनना जरूरी होता है, जो सही व्यक्ति है, तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अ चेक शुड बी प्रेजेंटेड, अ चेक शुड बी प्रेजेंटेड टू बैंक बिफोर अ वैलिडिटी एक्सपायरी यूजली विद 3 मंथ, तो यहां पर ध्यान रखेंगे चेक शुड बी प्रेजेंटेड टू बैंक, बैंक में प्रेजेंट करने से पहले चेक करना होता है इसका वैलिडिटी क्या है, एक्सपायरी कब है, क्या 3 महीने का पीरियड खत्म तो नहीं हो चुका, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए बात को, क्लियर है पॉइंट्स। रूल ऑफ कंपनसेशन, बच्चे कंपनसेशन के क्या क्या रूल होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ड्यू अमाउंट की बात करें बच्ची, ओरिजिनल अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही बात है। 18% इंटरेस्ट की बात करें बच्चे, पर एनम ऑन द डिसऑनर ऑफ अमाउंट, तो क्या करना पड़ेगा, 18% इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और उसके बाद एक्सपेंस की बात करें, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड, बच्चे इंसिडेंटल एक्सपेंस भी इनकर्ड करी जाएगी। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर, अगर आपका चेक इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर होते हैं, द होल्डर इज एंटाइटल टू ड्यू अमाउंट, बिल्कुल सही बात है, ड्यू अमाउंट ले सकता है, इंटरेस्ट भी लेगा 18% पर एनम, एंड इंसिडेंटल एक्सीडेंट भी इनकर्ड करेगा। द पर्सन होल्डिंग अ बाउंस इंस्ट्रूमेंट कैन क्लेम ओरिजिनल अमाउंट इंटरेस्ट एंड रिकवरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। अ चेक ऑफ 10,000 इज डिसऑनर, यहां पर 10,000 का चेक डिसऑनर हो चुका है, द होल्डर मे क्लेम 10,000 प्लस 18% जीएसटी प्लस कोरियर और लीगल कॉस्ट वगैरह भी इसमें जोड़ करके ले सकता है। इट इज अ वैलिड, ये वैलिड माना जाएगा बच्चे। चलिए उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहाँ पर, तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को समझा है अभी तक। आइए, तो सबसे पहले मीनिंग एंड टाइप्स के बारे में हम लोगों ने समझा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक, जहाँ पर प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक आर फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट के बारे में हम लोगों ने समझा, अ रिटन प्रॉमिस टू मे promise by maker to pay a certain amount unconditionally to pay bills of exchange की बात करें, an order by drawer to drawee to pay a specific sum to pay involving 3 parties होते हैं बच्चे। चेक की एसेंशियल की बात करें बच्चे, a type of bills of exchange drawn on a bank always payable on demands includes a checks transfer by negotiation की बात करें बच्चे, NIS can be यहां पर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी बियरर और एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी यानी ऑर्डर। डिसऑनर क्या होता है, लीगल रूल्स क्या होता है, चेक बाउंसेस ड्यू टू लो बैलेंस या इनसफिशिएंट बैलेंस, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, लीडिंग टू जेल एंड फाइन, दोनों ही चीजें लगा सकता है। तो इस तरह से मैंने सभी चीजों को समझाया। बिजनेस लॉ की अगर बात करें बच्चे, मैंने सारा ही आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने करा चुका हूं, जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने कराया, जहां पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में मैंने समझाया, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हमने समझाया, एलएलपी एक्ट के बारे में बताया, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में कंप्लीट सिलेबस मैंने बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन का करा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज हमारे चैनल पे जा सकते हैं। अब हम लोग अगर आएंगे भी तो हम लोग केस स्टडीज वगैरह, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कराने वाले हैं, यहां तक आप लोग बेहतर तरीके से रिवाइज करोगे। पूरे कंप्लीट सिलेबस मैंने करा चुका हूं। जिन बच्चों का एग्जाम मई 2025 में है, जरूर इस वीडियोस को जरूर देखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। बाकी नोट्स के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।